दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल की, जिसे लिखा है भारत के एक बेहद ही फेमस ज्यूरिस्ट नानी पालकीवाला साहब ने। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। दोस्त सबसे पहले बताऊं कि ये जो लेसन है आपका, ये एक आर्टिकल लिखा था नानी पालकीवाला साहब ने, जो कि 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में। उस आर्टिकल से लिया गया ये चैप्टर है, यानी कि वहां का एक्सर्प्ट है। अब इस चैप्टर में बात की जा रही है ग्रीन मूवमेंट के बारे में, तो आइए जानते हैं सारी बातें। यहाँ पे राइटर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि सबसे पहले 1972 में पहली बार दुनिया में कहीं पर भी नेशन वाइड लेवल पे, पूरे देश के स्तर पे ग्रीन पार्टी कहीं फाउंडेशन उसकी डाली गई, तो वो देश था न्यूजीलैंड। जरा सा न्यूजीलैंड को अगर आप देखिए तो करीब से ये देख सकते हैं आप, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक बेहद छोटा सा देश है। बड़ी देश बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इवन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हाल में ही न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला देश बना जिसने अपने यहाँ की एक रिवर वैंगानुई को सेम लीगल राइट दिया है जो कि एक लिविंग पर्सन को होती है, यानी कि एक इंसान को जितने कानूनी अधिकार होते सारे हैं, कानूनी अधिकार एक नदी वैंगानुई को भी दिए गए हैं न्यूजीलैंड में। तो ऐसा लगता है न्यूजीलैंड हमेशा से बड़ा रिवॉल्यूशनरी देश रहा है इन्वायरमेंट के रिगार्ड में। आपको मुझे बताना है कि ये न्यूजीलैंड किस पर्टिकुलर ओशन में आता है। अगर आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो चैप्टर में राइटर ने हमें बताई हैं। राइटर ने कहा है कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, यानी कि मानवीय नजरिए में, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट आया, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है समय के बदलाव के साथ साथ। और राइटर ने कहा है कि ये बदलाव ठीक वैसे ही क्रांतिकारी है जैसे कॉपरनिकस ने पहली बार प्लेनेटरी मूवमेंट का रूल दिया था और कहा था कि सूर्य के चारों तरफ धरती और अन्य सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तब लोग ये माना करते थे कि सूर्य धरती की चारों तरफ परिक्रमा करता है, और जब कॉपरनिकस साहब ने ये बात कही कि नहीं, इसका उल्टा होता है, तो एक रिवॉल्यूशनरी थॉट थी। बिल्कुल वैसे ही अपसाइड डाउन टाइप का रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट आया ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, जब पहली बार इंसान का नजरिया मैकेनिस्टिक व्यू की जगह पर हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू की तरफ बढ़ा। अब ये मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू क्या था, आगे जानेंगे इस चैप्टर में। मैकेनिस्टिक व्यू अगर देखा जाए तो पहले इंसान मानता था कि नेचर को बिना किसी भी कंसर्न के अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए एक्सप्लॉइट करना एक बेहद स्वाभाविक सी बात है। कॉलोनियल रूल के दौरान ही देखिए दुनिया भर में कितने जंगल काटे गए थे। तो ये मैकेनिस्टिक व्यू था, नेचर को अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट और अपने एडवांसमेंट के लिए जैसे मन हो वैसे यूज करिए। आगे चलकर क्या शिफ्ट हुआ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, ये भी जानना जरूरी है। तो आगे चलकर दरअसल पहली बार इंसान ने ये महसूस करना शुरू किया कि ये अर्थ कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता अस्तित्व है, और एक इतना बड़ा अस्तित्व है, एक इतने नॉर्मस बीइंग है जिसके हम सभी छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, और इसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, वैसे अर्थ की भी कुछ अपनी नीड्स है और इसकी अपनी ही वाइटल प्रोसेसेस हैं। जैसे हमारे लिए सांस लेना एक प्रोसेस है, वैसे अर्थ की भी अपनी वाइटल प्रोसेस है, और हमें एज ए ह्यूमन बीइंग चाहिए कि हम इसके ज़रूरतों की प्रति रिस्पेक्ट करें और अर्थ को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। राइटर ने बताया कि अर्थ के वाइटल साइंस को अगर देखा जाए, जैसे हमारे वाइटल साइंस क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो वाइटल साइंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को देखते हैं, वो आपकी आंखों को देखते हैं, वो आपके नेल्स के कलर को देखते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को देखते हैं। तो दिस ऑल आर द वाइटल साइंस जो आपके जीवित होने का प्रमाण देता है और आप कितने स्वस्थ हैं इस बात का प्रमाण देता है। राइटर कहते हैं कि अर्थ के वाइटल साइंस जो है क्या रिवील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अर्थ जो है एक पेशेंट के तौर पे हो गई, एक मरीज हो गई है जिसका हेल्थ दिनों दिन डिक्लाइन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि हमारी कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं इस प्लेनेट को लेकर के, और हम इस प्लेनेट के रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं। ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्त? आपके पास किसी ने कोई धरोहर रख दी तो आप उसको संरक्षित रखते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाले उसकी पीढ़ियों को वो चीज़ लौटा सकें। तो हमें भी ये धरती उपहार स्वरूप मिली है, जिसे
एक लेगेसी के तौर पे हमें संभाल कर रखना है और फ्यूचर जनरेशंस को हैंड ओवर करना है। राइटर आगे बताते हैं कि इसी पर्सपेक्टिव के साथ ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि आज हम अपनी डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करें प्रेजेंट में कि इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को लेकर के उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब एक बहुत सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ दोस्त। पहले पीने का पानी लगभग हर हैंडपंप में अवेलेबल था, हर कुएं से मीठा पानी आता था। अब क्या है? अब हम मिनरल वाटर्स खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं, यानी कि हमने अर्थ पर मिलने वाले वाटर रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ नहीं किया हमारे प्रेडिसेसर्स ने। इस वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कहते हैं राइटर कि लुसाका जाम्बिया एक देश है, वहाँ पे एक जू है और इस जू में एक केज के सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दिखेगा। पर जब आप जैसे ही उस जू की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर आपको सबसे खतरनाक जानवर दिखेगा, यानी कि इंसान। तो ये चीज़ हमें दिखलाती है कि हमें किस तरह से अपने अर्थ को लेकर के, अर्थ पे रहने वाले तमाम स्पीसीज को लेकर के कंसिडरेट होना है, काइंड होना है। ह्यूमन बीइंग ने ये रियलाइज किया, एक विजडम में उनके शिफ्ट आया। उन्होंने कहा अब डोमिनेशन बंद करके हमें पार्टनरशिप के साथ इस धरती पे रहना है। यहाँ पे ओवर 1.4 मिलियन स्पीसीज रहते हैं। ये धरती हमारी इकलौते रहने की जगह नहीं है, बल्कि इस धरती पे और भी लोग रहते हैं और हमें उनके साथ सह अस्तित्व में पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना है। ये चीज़ ह्यूमन बीइंग ने सीखा समय के साथ साथ। ब्रांड कमीशन एक बेहद प्राइमरी कमीशन थे जो एनवायरनमेंट की स्टडीज़ के लिए बने थे, जहाँ पे मिस्टर एलके झा साहब भी थे। जब इनकी पहली रिपोर्ट आई तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इस कमीशन ने कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक स्कॉच्ड प्लेनेट छोड़कर जाने वाले हैं, एक झुलसा हुआ प्लेनेट छोड़कर जाने वाले हैं क्या? जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, उस तरीके से ये लैंडस्केप्स दिन पे दिन इम्पॉवरिश होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियां धीरे धीरे कम होते जा रही हैं और हमारी धरती और इसके एनवायरनमेंट धीरे धीरे एलिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी बीमार होते जा रहे हैं। एक बुक का जिक्र किया राइटर ने जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, जिसे लिखा है लेस्टर आर ब्राउन साहब ने। और लेस्टर आर ब्राउन साहब ने अपने इस बुक में बताया है कि अगर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझें इस धरती के तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक फिशरीज है, दूसरा फॉरेस्ट है, तीसरा ग्रासलैंड है और चौथा क्रॉपलैंड है। और ये चारों ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का बेस तैयार करते हैं। अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज को देखें, जैसे कि मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज या पेट्रोलियम और सिंथेटिक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसका कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल इन 4 प्राइमरी सिस्टम से आता है। एक बात यहाँ पर कहते हैं राइटर कि जिस तरीके से हम इन 4 बेसिक सेक्टर्स पर, यानी फिशरीज, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड पर कब्जा करते जा रहे थे, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम इस लेवल तक जा कर के एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे नेचर का, शोषण कर रहे थे प्रकृति का, कि अब प्रकृति के इन क्षेत्रों से क्या होने लगा था, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम होने लगी थी। और जब कभी ऐसा होता है तो राइटर के अकॉर्डिंगली फिशरीज, यानी कि जहाँ पे मत्स्य पालन का क्षेत्र है, वो कॉलेप्स कर जाता है। फॉरेस्ट धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स बैरन लैंड्स में बदल जाते हैं, जहाँ पे कुछ ना उपजे, ऐसे वेस्टलैंड में बदल जाते हैं। और क्रॉपलैंड डिटोरिएट होते जाते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हम उस लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? राइटर कहते हैं कि हम पूरी की पूरी दुनिया प्रोटीन हंग्री हो चुकी है, यानी प्रोटीन के प्रति आसक्ति हमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कारण से ओवर फिशिंग हो रही है दुनिया भर में। हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं। ओवर फिशिंग इज समथिंग वेरी कॉमन नाउअडेज, यानी मछलियाँ जितनी नदियाँ समंदर दे नहीं सकता, उससे ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है? लोकल जो फॉरेस्ट हैं उसको इतनी तेजी से काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? केवल और केवल फायरवुड के लिए। फायरवुड का मतलब क्या होता है? जिन लकड़ियों को जलाकर हम खाना बनाते हैं, इन लकड़ियों के लिए बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जा रहा है। कुछ जगहों पे तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है राइटर के अकॉर्डिंगली कि
what goes under the pot now costs more than what goes inside it. what goes under the pot, अब देखिए यहाँ पे pot आपको दिख रहा है, बर्तन खाना जिसमें बनता है, उसके नीचे जो चीज़ है यानी कि फायरवुड, जलावन लकड़ियाँ, वो ज़्यादा कीमती हैं बनिस्बत जो चीज़ें उस खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके मुकाबले। तो ये चीज़ राइटर कहते हैं। डॉक्टर मायर्स ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को इवोल्यूशन का पावर हाउस कहा था। इवोल्यूशन का मतलब होता है जीव जंतुओं का क्रमिक विकास। सिंपल शब्दों में कहूं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना आपको देखने को मिल सकती है। इन्हीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में नरेटर कहते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कितनी सारी स्पीसीज, कितनी सारी प्रजातियां फ्लोरा एंड फाउना की धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पर हो रही हैं। इसके अलावा राइटर ये भी हमें बताते हैं कि एक बहुत फेमस सेइंग है कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। जहाँ पे मैनकाइंड नहीं पहुँचता है वहाँ पे जंगल होते हैं, और जब जहाँ इंसान के कदम पड़ने लगते हैं वहाँ धीरे धीरे ये जंगल की जगह पर रेगिस्तान आने लगते हैं। यानी कि इंसान के कदम जहाँ से आगे बढ़ते हैं उसके पीछे पीछे रेगिस्तान छूटता जाता है। तो ये बताता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना बुरा है इस प्रकृति में। वर्ल्ड जो थी, इन्हें पैट्रीमनी के तौर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिले हुए थे। यानी पैट्रीमनी का मतलब होता है पैतृक विरासत के रूप में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिले हुए थे। पर अब जिस तरीके से इसे डेसिमेट किया जा रहा है, यानी दिनों दिन से घटाते जा रहे हैं हम लोग, उसके बारे में राइटर उस समय, सोचो 1994 की बात कर रहे हैं, कि 40 to 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। और इसके अलावा डंग का भी यूज कर रहे हैं हम उपला बनाने में। तो इस तरीके से जो मिट्टी को नेचुरल फर्टिलाइजर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। इस तरीके से धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग धरती का और फॉरेस्ट का मिसयूज कर रहे हैं ये बहुत बुरा है। वर्ल्ड बैंक ने उस समय एस्टिमेट लगाया था कि बाई ईयर 2000, आज से 20 साल पहले, हमें जितने फ्यूल वुड की ज़रूरत थी, लकड़ियों की ज़रूरत थी, फायरवुड की ज़रूरत थी, उसके लिए 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए थे हमें। दुनिया काफ़ी बदली है, फिर भी बहुत कुछ होना बाकी है दोस्त। अब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी, चूंकि ये ज्यूरिस्ट रहे हैं नानी पालकीवाला, तो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 48A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। जो भी राज्य है, देश है, वो प्रयास करेगा कि प्रकृति और एनवायरमेंट, पर्यावरण की वो सुरक्षा करे, जंगलों और जंगली जीवों की सुरक्षा करे देश के। पर नैरेटर इस बात को लेके बहुत ही होपलेस हैं और वो कहते हैं कि इस बात का लोगों में, पर्यावरण प्रेमियों में बहुत दुख है कि यहाँ पर कानून का कभी भी सही तरीके से अनुपालन करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। राइटर बताते हैं किस तरीके से उस पर्टिकुलर ईयर 1994 के अराउंड में एक पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी भारत में थी जिन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया में फॉरेस्ट कितनी बुरी तरीके से 4 दशकों में कटता चला गया है। और रिलायबल डेटा के अकॉर्डिंग 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर के हिसाब से जंगल काटे जा रहे हैं। अब 1 मिलियन में बता दूं आपको दोस्तों कि 10 लाख होता है, तो 3.7 मिलियन के अकॉर्डिंगली 37 लाख एकड़ हर ईयर के हिसाब से जंगल काटे जा रहे थे। पर नैरेटर के अकॉर्डिंगली ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा था। अगर बात कही जाए इन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से भी, तो हम धीरे धीरे बिल्कुल वृक्षहीन देश के तौर पे परिवर्तित हो सकते हैं। और वो बताते हैं कि जो रियल एस्टीमेट है तो पार्लियामेंट कमेटी द्वारा दिए गए एस्टीमेट से 8 गुना कहीं ज़्यादा है। उनके अकॉर्डिंगली एक सैटेलाइट सर्वे हुआ था, सैटेलाइट के जरिए धरती को ऊपर से देखने की कोशिश की गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने इसके बाद वार्न किया था कि तमाम देश क्रिटिकल सिचुएशन में है। समहाउ 88 कंट्रीज की इन्वायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुविधा बहुत बुरी है, पर्यावरण वहां का बहुत बुरा हो चुका है। राइटर के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसने ह्यूमन सोसाइटी के साथ साथ एनवायरमेंट और अर्थ की हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। उनके अकॉर्डिंगली ह्यूमन सोसाइटी को लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग गए थे, 10 लाख से ऊपर वर्ष लग गए थे उनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन बनाने के लिए। पर महज 100 सालों में, यानी कि सन 1800 से सन 1900 के बीच में
1 बिलियन पॉपुलेशन इतनी तेजी से ऐड हो गई और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और प्रेजेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस समय बता रहे थे ये 5.7 बिलियन। आप मुझे जरा सर्च करके जरूर बताइएगा कि आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है। कमेंट बॉक्स में अगर आप सर्च करके बताओ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। नैरेटर के अकॉर्डिंगली उस समय हर 4 दिन पे वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन के हिसाब से बढ़ते जा रही थी। उनका कहना है कि अब इस पॉपुलेशन की क्या किया जा सकता। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स। अब इस लाइन को सिंपल शब्दों में कहूं तो उनके अकॉर्डिंगली डेवलप्ड एंड एजुकेटेड सोसाइटी विटनेस फॉल इन पॉपुलेशन। जो समाज शिक्षित होता है वो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली उनके अनुसार डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव है। कंट्रासेप्टिव यानी कि जन्म दर को कम करने में मैनेज करने वाले मेथड्स को बोलते हैं। तो उनका सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर आप एजुकेशन देते हो तो सोसाइटी अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। बट यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन भी राइटर खुद ही कहते हैं कि डेवलपमेंट इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज लाइक दिस। डेवलपमेंट भी कहाँ पॉसिबल है अगर आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाए। नैरेटर कहते हैं कि ये डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रुक जाता है आम इंसान का, और इसी वजह से जो रिच लोग हैं वो रिचर होते जाते हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं, जबकि जो गरीब हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती है, वो बच्चों की जनसंख्या बढ़ाते हैं, जो अल्टीमेटली उन्हें और गरीब बनाता है। राइटर यहाँ पे बहुत क्लियरली कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों का मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाथ ज़्यादा काम, यानी आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम कर लेंगे, आखिर उन बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी भी है। तो वो कहते हैं कि मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन्स मोर वर्कर्स, इट मीन्स कि आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ राइटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये तो नहीं मैं सजेस्ट कर सकता कि ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन सोसाइटी को कैटल की तरह यानी मवेशियों की तरह, आवारा छुट्टा पशुओं की तरह कंपल्सरली जबरदस्ती स्टरलाइज कर देना चाहिए, यानी इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ की कैपेसिटी खत्म कर देनी चाहिए। जैसा अक्सर आप देखते होंगे आवारा कुत्तों को पकड़ करके उन्हें स्टरलाइज कर दिया जाता है, यानी उनकी पॉपुलेशन ना आगे बढ़ सके, इसके लिए उनके ऑर्गन्स को कंट्रोल कर देते हैं डॉक्टर्स। तो ऐसा तो नहीं संभव है, बट एक वॉलंटियर तरीके से यानी कि स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग को फोकस करने की बात कही है नैरेटर ने। और राइटर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि चॉइस जो है दो चीज़ों के बीच में है, या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करिए या फिर एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी। परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, तो एक शाश्वत अवस्था रहेगी गरीबी की। यदि आपकी जनसंख्या आप घटा नहीं रहे हो तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे। अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने पर क्या होगा, उनको अच्छे पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, और अच्छा पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो फिर से वही गरीबी का जाल। तो राइटर कहते हैं चॉइस इज योर्स, इट कैनॉट बी कोअर्स्ड। इसे कोअर्शन के जरिए तो नहीं लाया जा सकता, शिक्षा से देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक और बात राइटर कहते हैं कि हमारे इंडिया में बिना पॉपुलेशन कंट्रोल के वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता, जब कोई भी व्यक्ति भूखे ना सो, गरीबी में न रहे। बिना पॉपुलेशन कंट्रोल के ये पॉसिबल नहीं। और जब तक भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती हैं, यहाँ के लोग नहीं बनाते हैं, तब तक गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। राइटर यहाँ पे एक और बात करते हैं कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी में पहली बार एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा गया। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब होता है ऐसी कंसर्न, ऐसी चिंता जिसको ज्योग्राफिकल सोसाइटीज में नहीं बांटा जाए, बल्कि संपूर्ण मानवता की चिंता हो वो। और वो क्या है उनके लिए, सर्वाइवल फॉर पीपल इज नॉट द ओनली कंसर्न बट ऑफ प्लैनेट। पूरी धरती को किस तरीके से हम लोग सुरक्षित रखें, इसको लेकर विश्व भर में चिंताएं हैं लोगों के अंदर। और ये पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में। हम लोगों ने पहली बार हॉलिस्टिक व्यू रखा है एग्जिस्टेंस का। हम अपने एग्जिस्टेंस को सेपरेट नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि भले धरती की तबीयत खराब होने से हमारी मृत्यु ना हो, पर कहीं ना कहीं यदि धरती की तबीयत खराब होती है, धरती हेल्थ खराब होता है अर्थ का, तो उसका असर हम पर भी होता है। और न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ने एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप का प्रवेश पाया है। एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियों का युग। आज हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस हॉलिस्टिक व्यू के साथ
इकोलॉजिकल सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस कम से कम करे, इस बात का प्रयास कर रहा है। इंडस्ट्रीज को ऐसे में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे राइटर कहते हैं। और साथ ही साथ वो बात करते हैं ड्यू पॉन्ट नाम की एक फेमस कंपनी के, जिसके चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ने कहा, मिस्टर एडगर एस वुलर्ड ने कहा कि मैं अपनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूं। मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि हमारी प्रेजेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, हम अगर अपनी फील्ड में बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं तो हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम से कम रखें। यहाँ पर मार्गरेट थैचर की, जो कि एक ब्रिटिश पीएम रही थी, उनके स्टेटमेंट के बारे में जिक्र करते हैं नैरेटर और कहते हैं कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे किसी भी जनरेशन की पूरी कब्जे में ये धरती नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। हमने एक बस, जब तक हमारा जीवन है तब तक वो धरती लीज पे हमें मिली हुई है, कुछ पलों के लिए मिली हुई है, कुछ वर्षों के लिए मिली हुई है, और इसे जब हम छोड़ कर जाएंगे तो फिर से हमें इस धरती वैसे की वैसे अगली पीढ़ी को देनी चाहिए। ये हमारी एक मॉरल और एथिकल जिम्मेदारी है। इसी बात को दूसरे तरीके से लेस्टर आर ब्राउन भी ने भी कहा है, जिनकी किताब की जिक्र पहले नाइटर ने किया हुआ था। उन्होंने कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से ये अर्थ गिफ्ट में, उपहार में नहीं पाई है, कोई विरासत में नहीं पाई है। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने हमें ये दिया नहीं है, बल्कि हमने अपनी फ्यूचर के जनरेशन से उधार ले रखी है, और हमें फिर से एक समय बाद अपने फ्यूचर वाली जनरेशन को ये धरती लौटानी हो। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम इस धरती को उसी परफेक्शन के साथ उसे लौटा सकें। विद दिस नोट द चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।